बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाविज़ दुनिया के देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। नए आने वाले मोज़ज़ देखने वालों से दरख्वास्त है कि हमारे नाविज़ दुनिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो आइए चलते हैं कहानी के बकिया हिस्से की जानिब। ये सर से पाँव तक हाउ बहू सामी है। कर्नल ने कहा, एक ही शक्ल की दो लड़कियां हो सकती हैं। क्या आप इस हकीकत से इनकार करेंगे? नहीं, मैं इनकार नहीं करता, मगर दो हम शक्ल भी किसी इम्तियाजी निशान से पहचान लिए जाते हैं। मेरी बीवी ने मुझे बताया था कि सामी के बाएं कूल्हे पर एक स्याह तिल है। आप किसी औरत से कहें कि इस लड़की को दूसरे कमरे में ले जाकर चेक करे। वो स्याह तिल ना हुआ तो मैं अपनी गुमशुदा बेटी की तलाश में भटकने के लिए कहीं और चला जाऊंगा। मैंने परेशान होकर फौरन ही नजरें झुका ली ताकि मेरी आंखों से परेशानी जाहिर न हो जाए। मेरे बाएं कोले पर वाकई स्याह तिल है और इस वक्त मेरा झूठ निकलने वाला था। मेरा दिमाग तेजी से सोचने लगा। एक ख्याल आता था कि मुझे हकीकत को तस्लीम कर लेना चाहिए। जॉन पोकर को और इन फौजियों को बता देना चाहिए कि मेरे पास सामी का जिस्म है, लेकिन इसका दिल और दिमाग नहीं है और ना ही अंग्रेजी बोलने वाली जुबान है। लेकिन मैं इतनी जल्द शिकस्त तस्लीम नहीं करना चाहती थी। मैं आखिर वक्त तक हिम्मत हारने वाली औरत नहीं हूँ। मैंने सोच लिया कि तन्हाई में जो औरत मेरा लिबास उतारने आएगी, मैं उसके आगे हाथ जोड़कर मिन्नत और समाजत करूंगी कि वो इस दिल का जिक्र न करे। थोड़ी देर बाद एक अधेड़ उम्र की औरत आई। वो भी फौजी वर्दी में थी। वो नाम की औरत थी, वरना चेहरा और जिसामत मर्दों जैसी थी। इसकी आंखों की चमक और जबड़ों की सख्ती देखकर पता चलता था कि वो मेरी मिन्नत और समाजत और आंसुओं से नहीं पिघलेगी। वो कर्नल के सामने अटेंशन होकर इसकी हिदायत सुनती रही, फिर मुझे साथ एक छोटे से कमरे में ले गई। सामी मेरे पीछे पीछे आई थी। जब इसने देखा कि मैं सिर्फ एक औरत के साथ कमरे में थोड़ी देर के लिए बंद हो रही हूँ, तो वो मुतमिन होकर अपने बाप के पास चली गई। इस अधेड़ उम्र की औरत ने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। फिर इसने पलटकर मेरी जानिब देखा तो इसके देखने का अंदाज बदल चुका था। इसकी आंखें किसी मर्द की आंखें थी और वो आंखें मेरे हुस्न शुबाब को ललचा ललचा कर देख रही थी। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनमें औरतों की खुसूसियात नहीं होती और इनके रवैये में मर्दानापन होता है। मैंने इसकी नीयत भांपते हुए कहा, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। मैं इनकार नहीं करूँगी क्योंकि वो बिल्ली यहाँ नहीं है। तुम्हें खेलने से कोई नहीं रोक सकेगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हारी खातिर मुझे हर शर्त मंजूर है। बोलो क्या चाहती हो। मैं चाहती हूँ कि तुम इस अंग्रेज के सामने गलत बयान दो। इसे ये कहकर टाल दो कि मेरे किसी कोहले पर तिल नहीं है। तुम अपने बाप को डैडी क्यों नहीं कहती? नफरत से अंग्रेज कह रही हो। हम हिंदुस्तानी हैं। हमने अंग्रेजों से नफरत करके ही इन्हें देश से निकाला है। मैं एक अंग्रेज की बेटी कहलाना पसंद नहीं करती। मुझे अपनी माँ से भी नफरत है कि इसने एक अंग्रेज से शादी की थी, इसलिए मैंने अंग्रेजी जुबान नहीं सीखी। मेरे मुंह में जो आया कहती गई। अपनी जहालत पर पर्दा डालने के बाद और अच्छी तरह जता दिया कि अंग्रेजी से भी नफरत की वजह से मैंने इनकी जुबान नहीं सीखी। लेकिन मैं फजूल बातें कर रही थी। वो मेरी बातों से ज्यादा मेरी जवानी से मुतासर हो रही थी। तुम बहुत सुंदर हो। तुम मेरी तमन्ना पूरी करो, मैं वही बयान दूंगी जो तुम चाहती हो। आओ। इस मेरा हाथ पकड़कर खींच लिया। हम बड़े हाल में वापस आए तो कर्नल ने पूछा कि हमने इतनी देर क्यों कर दी। इस औरत ने जवाब दिया, ये बहुत शर्मीली है, लिबास उतारना नहीं चाहती थी। मैं बहुत देर तक इसे समझाती मनाती रही, फिर भी ये राजी ना हुई तो मुझे जबरदस्ती इसका लिबास उतारना पड़ा। मैंने अच्छी तरह देखा है, इसके दाएं बाएं किसी कोल्हे पर तिल नहीं है। इसका बयान सुनकर जॉन पोकर ने मायूसी से देखा और सर झुका लिया। कर्नल ने कहा, मिस्टर जॉन, मुझे आपसे हमदर्दी है। मैं आपकी दिलजोई के लिए इस लड़की को आपके हवाले कर देता। आप इसे पाकर बेटी का गम भूल जाते, लेकिन अफसोस कि ये एक मुजरमा है। इसे सिर्फ कानून के हवाले किया जा सकता है।
जॉन पोकर ने कर्नल से रुखसती मुसाफा करते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं भी कानून का एहतराम करता हूँ और मुझे इस बात का अफसोस है कि मैंने आपका वक्त ज़ाया किया है। ये कहकर वो जाने लगा। सामी कश्मकश में मुब्तला हो गई। अपने बाप के पीछे चलते चलते पलटकर मुझे देखती रही। वो उलझ गई थी कि बाप के साथ जाए या मेरे साथ लगी रहे। आखिर उसे रुकना पड़ा। इसका बाप चला गया। वो अपना जिस्म मेरे पास छोड़कर ना जा सकी, शायद ये सोचकर कि इसका बाप आज नहीं तो फिर कभी मिल जाएगा। लेकिन इस जिस्म को मैंने गैर मर्दों के हवाले कर दिया तो फिर इसकी दोशीज़गी बाकी नहीं रहेगी। मैं इसकी मजबूरियों पर मुस्कुराने लगी। इस वक्त ये सोचकर इत्मीनान हुआ कि वो मुझे ही सिर्फ परेशान नहीं कर रही है, मैं भी इसे परेशान कर रही हूँ। इसके लिए इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती थी कि इसका बाप वहां आया, मगर वो डैडी कहकर इसके गले न लग सकी, अपनी माँ की मौत पर आंसू बहाने न जा सकी। वो मेरे पीछे भागते रहने पर मजबूर थी। वो थोड़ी देर तक सर झुकाए निडाल सी बैठी रही। फिर इसने अचानक ही घुरा कर इस औरत को देखा जिसने तिल के मुतल्लिक गलत बयान दिया था। इसका बाप जिस सबूत के जरिए मुझे अपने साथ ले जाता, इस सबूत को इसके झूठ ने मेरे कोले पर से गायब कर दिया था। इस झूठ और फरेब पर वो तलमला गई। वो यकबारगी छलांगे लगाती हुई आई और उछलकर इस औरत के मुंह पर पंजा मारती हुई इसका गिरबान पकड़कर झूल गई। वो औरत इस अचानक हमले से लड़खड़ाई, फिर जरा संभल कर इसे परे हटाने की कोशिश करने लगी। इतनी देर में सामी दोबारा इसके चेहरे पर खराशे डालकर खुद इससे दूर हो गई। एक सोफे पर आकर खड़ी हो गई। वहां से वो फर्श पर आई और गुर्राती हुई इस औरत के चारों तरफ चक्कर लगाने लगी। वो दूसरी बार हमले का मौका ढूंढ रही थी। वो औरत भी मुतात होकर पैंतरे बदल रही थी। कर्नल ने परेशान होकर कहा, इसे क्या हो गया है? इसके तेवर खतरनाक हैं, इसे पकड़ो। इसका हुक्म सुनते ही वहां जितने अफसर थे सब के सब उसे घेरने लगे। सामी ने गिरफ्त में आने से पहले फिर एक जबरदस्त हमला किया। वो औरत मुतात होने के बावजूद धोखा खा गई। इसने बुखला कर चीख मारी। इसके दोनों हाथ अपनी आंखों पर गए और वो पीछे की तरफ लड़खड़ा कर सोफे के करीब ही गिर पड़ी। इस हमले के बाद सामी खुद ही भवानी शंकर की गोद में ऐसे इत्मीनान से आ गई जैसे इंतकाम की आग ठंडी पड़ गई हो। वाकई वो इंतकाम ले चुकी थी। जब इस औरत ने अपनी आंखों पर से हाथ उठाए तो इसकी दाएं आंख जख्मी नजर आ रही थी और इसमें से खून रस रहा था। सामी ने अपने पंजे के तेज नाखून इसकी आंख में गड़ दिए थे। एक अफसर फौरन ही उसे सहारा देकर वेस्ट एड के लिए दूसरे कमरे में ले गया। कर्नल ने मुझसे कहा, तुमने कहा था कि ये बिल्ली सिर्फ इस पर हमला करती है जो बुरी नीयत से तुम्हें हाथ लगाता है, लेकिन लेडी एक्स ने तुम्हें इस नीयत से हाथ नहीं लगाया था। फिर इसने वहशियाना अंदाज में हमला क्यों किया? मैं कर्नल से ये ना कह सकी कि लेडी एक्स अपनी गलत बयानी के बायस इस अंजाम को पहुंची है। मैं ये नहीं बताना चाहती थी कि मेरे बाएं कोले पर तिल है और लेडी एक्स ने मेरे ईमा पर जॉन पोकर से झूठ कहा है। मुझे खामोश देकर एक अफसर ने पूछा, तुम खामोश क्यों हो? मालूम होता है तुम इस बिल्ली की किसी खास आदत को हमसे छुपा रही हो। ये बात नहीं है, मैंने जवाब दिया। मैं खुद इस बात पर हैरान हूँ कि इसने लेडी एक्स पर हमला क्यों किया, जबकि वो किसी ऐसी वैसी नीयत से मेरे करीब नहीं आई थी। ऐसी हरकत इसने पहली बार की है। सामी गुरा कर मुझे देखने लगी। उसके गुराने से क्या होता है? वो मुझ पर हमला नहीं कर सकती थी। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, वो मुझ पर हमला करके अपने ही शकार जिस्म को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। लेकिन कर्नल ने इसकी गुराहट से समझ लिया कि जरूर दाल में कुछ काला है। इसने भवानी शंकर से कहा, तुम इस बिल्ली से सिग्नलिंग के जरिए मालूम करो कि इसने लेडी एक्स पर हमला क्यों किया था। भवानी शंकर ने कर्नल के हुक्म की तामील की। इसने सामी को सोफा के दरमियानी मेज पर खड़ा कर दिया। फिर कागज का एक पैड और पेंसिल लेकर इसके सामने जरा फासले पर खड़े होकर कर्नल के सवाल को दोहराने लगा। सामी ने जवाबन अपने अगले दोनों पंजे उठाए और सिग्नल की इशारती जुबान से कुछ कहने लगी। भवानी शंकर वो तमाम बातें कागज पर नोट करता जा रहा था। थोड़ी बाद इसने कर्नल से कहा,
یہ بلی کہتی ہے کہ لیڈی ایکس نے فالس رپورٹ دی ہے، اس کے بائیں کولے پر سیاہ تل موجود ہے۔ میں حیرانی سے سامی کی جانب دیکھنے لگی۔ مجھے پتا نہیں تھا کہ وہ ہاتھ اور گردن کے مختلف زاویوں سے ایسی مکمل باتیں کرنا سیکھ گئی ہے، اس لیے وہ میرے اور کردار کے متعلق بھوانی شنکر کو بہت کچھ بتا سکتی تھی۔ اب مجھ اس سے بہت زیادہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ کرنل نے سیاہ تل کے بارے میں صحیح رپورٹ سن کر کہا، میں نے خود ہی لیڈی ایکس کو سمجھا دیا تھا کہ اگر اس کے بائیں کولے پر تل ہو تو وہ جان پوکر کے سامنے آ کر غلط رپورٹ پیش کرے۔ کیا تم جاننا چاہتی ہو کہ تمہارے باپ سے جھوٹ کیوں کہا گیا ہے؟ میں پہلے نہیں جانتی تھی، اب سمجھ گئی کہ کرنل نے لیڈی ایکس کو جھوٹ بولنے کا حکم دیا تھا۔ میں نے اس پر ظاہر کیا کہ میں پہلے ہی اس کے ارادوں کو سمجھتی ہوں۔ میں نے کہا، میں جانتی ہوں آپ یہ نہیں چاہتے کہ وہ انگریز مجھے یہاں سے لے جائے۔ اگر میں جاتی تو بلی بھی میرے ساتھ جانے کے لیے مچل جاتی۔ اگر اسے جبرن روکا جاتا تو وہ آپ لوگوں کے اشاروں پر چلنے سے انکار کر دیتی۔ گڈ، کرنل نے مسکرا کر کہا، جھوٹ بولنے اور قتل کرنے والی عورت منصوبے بنانا اور دوسروں کے منصوبوں کو سمجھنا جانتی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ آج تمہاری اور کردار کی آخری آزمائش ہے۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم دونوں کس حد تک اپنی اصلیت چھپا کر رکھتے ہو۔ میں نے سزائے موت کی دھمکی دی مگر تم دونوں نے اپنی اصلیت ظاہر نہیں کی۔ جان پوکر نے تمہیں سیاہ تل سے پہچاننا چاہا، پھر بھی تم خود کو چھپاتی رہی۔ مجھے ایسے ہی ضدی اور اٹل فیصلہ کرنے والوں کی ضرورت ہے جو موت کے منہ میں پہنچ کر بھی اپنے راز کی حفاظت کرتے رہے ہیں۔ ایسے ہی لوگ سیکرٹ سروس کے ممبر بنتے ہیں اور دوسرے ممالک میں جا کر اگر کبھی پکڑے بھی جائیں اور موت سے بدتر سزائیں بھی ملے تب بھی اپنی اصلیت ظاہر نہیں کرتے۔ میں تم دونوں کو قانون کے حوالے نہیں کروں گا اور تم اور کردار اس محکمے میں رہو گے، بھوانی شنکر کے ماتحت رہ کر ٹریننگ حاصل کرو گے اور 6 ماہ بعد اس ملک سے باہر ایک اہم مشن پر جاؤ گے۔ مگر یاد رکھو، اپنے دیش کی وفاداری تمہیں فائدہ پہنچائے گی۔ اگر کسی مرحلے پر تم میں سے کسی نے غداری کی تو وہ اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ میں نے اور کردار نے قسم کھائی کہ ہم وفادار بن کر رہیں گے اور دوسرے ملکوں میں جا کر اپنے دیش کی بھلائی کے لیے کام کریں گے۔ سچ پوچھو تو میرے دل میں نہ دیش کی محبت تھی نہ پردیس جانے کی خواہش تھی، لیکن پھانسی کے پھندے سے بچنے کے لیے اب اس دیش کو چھوڑ کر جانا ضروری ہو گیا تھا اور یہ ہمارے لیے بہترین موقع تھا۔ سیکرٹ سروس والے خود ہی ہمیں دیش سے باہر لے جا رہے تھے۔ میں نے سوچ لیا کہ کسی دوسرے ملک میں جا کر ہی اس بلی کو کسی نوجوان کے خون سے نہلاؤں گی۔ وہاں اس کا موقع نہیں تھا۔ ہمیں عمارت کے اندر گھومنے پھرنے کی آزادی مل گئی تھی مگر باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ویسے میں روزانہ 50 مرتبہ منتر پڑھتی تھی تاکہ سامی کی آتما بلی کے جسم سے آزاد نہ ہو سکے۔ اس وقت سامی نے جب یہ سنا کہ خود کرنل بھی اس کے باپ کو دھوکہ دینے میں شریک ہے اور اس نے لیڈی ایکس کو حکم دیا تھا کہ اس کے باپ کے سامنے سیاہ تل کا ذکر نہ کیا جائے، تو اس سازش پر وہ کرنل کو گرا کر دیکھنے لگی۔ اس کے گرانے کا انداز ایسا ہی تھا جیسے اس پر حملہ کرنے ہی والی ہے۔ بھوانی شنکر نے خطرے کو بھانپ کر فوراً ہی اسے گود میں اٹھا لیا اور پیار سے اس کی ملائم پشت کو سہلاتے ہوئے اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے لگا۔ ایزی بیبی ایزی، وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ سامی کی گراہٹ دھیمی پڑ گئی۔ سب نے یہی سمجھا کہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ کیسی ضدی ہے۔ ایک بار کسی کو دشمن سمجھ لے تو آخر وقت تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ میں سمجھ گئی کہ کرنل کی بھی شامت آ گئی ہے۔ یہ کہہ کر چمیا ذرا دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ میں رسیوں سے بندھا ہوا پیال کے بستر پر یوں پڑا تھا جیسے میرے ہاتھ پاؤں نہیں ہیں۔ ایک تو میں زخموں سے چور تھا، دوسرے کردار نے کچھ ایسی مضبوطی سے مجھے باندھ رکھا تھا کہ اس رسی کا کھلنا تو دوسری بات ہے، اس کے پیچ بھی ڈھیلے نہیں ہو رہے تھے۔ میں ایک اپائج بن کر رہ گیا تھا۔ یہ سوچ کر ندامت سی ہو رہی تھی کہ سامی ایک لڑکی ہو کر ہزاروں ہنگاموں کو جنم دے رہی تھی، قدم قدم پر دشمنوں کے دانت کھٹے کر رہی تھی، اور میں مرد ہو کر
अपाहिज की तरह पड़ा हुआ था। क्या मैं मर्द की तौहीन बर्दाश्त कर सकता हूँ? क्या मैं खुद को और सामी को आने वाले खतरे से नहीं बचा सकता? ये सवालात मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बरस रहे थे और मैं खुद को समझा रहा था कि ऐसे वक्त जिस्मानी कुव्वत का काम नहीं आती, सिर्फ दिमागी कुव्वत से काम निकलता है और इसके लिए मुझे सब्र व तहम्मुल से किसी मौके का इंतजार करना होगा। सामी की दस्ताने हयात भी यही बताती थी। मैं रस्सियों से बंधा हुआ था, वो मंत्रों से बिल्ली के जिस्म में कैद हो गई थी। ना मैं रस्सियों से आजाद हो सकता था, ना वो बिल्ली के जिस्म से रिहाई हासिल कर सकती थी। इसके बावजूद वो ज़हनी सलाहियतों से काम लेकर दुश्मनों को परेशान कर रही थी। मैंने छमिया से कहा, सामी अपने बाप के करीब आकर बिछड़ गई थी। इस बात का इसे गहरा सदमा था। इसका बस चलता तो वो इन तमाम लोगों को कच्चा चबा जाती जिन्होंने इसके बाप से झूठ कहकर इसकी बेटी से जुदा कर दिया था। क्या इसने कर्नल को माफ कर दिया था? छमिया यूं दांत पर दांत जमाए बैठी थी जैसे ख्याल ही ख्याल में सामी को दांतों तले पीस रही है। फिर वो नफरत से बोली, वो दुश्मनों को माफ करना नहीं जानती। अगरचे मैं भी इसकी दुश्मन हूँ, लेकिन मजबूरन मेरी ज्यादतियों को बर्दाश्त कर रही है, वरना इसने लेडी एक्स और कर्नल से इंतकाम ले लिया था। कैसे? मैंने हैरानी से पूछा। वो गहरी सांस लेकर बोली, शुरू में पता नहीं चलता कि वो क्या सोच रही है और बड़ी खामोशी। कहानी का बकिया हिस्सा अगली किस्त में आपको पेश किया जाएगा। थोड़ी कहानी पेश करने का ये मकसद है कि आप बोर ना हो जाएं। हम आपसे एक दरखास्त करेंगे कि नाविज दुनिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर बार आपको किस्त हर दिन आपको मौसूल होती रहे।